नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। देश की लगभग 65% आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है। तो जाहिर है, ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं न सिर्फ देश के तरक्की के लिए जरूरी हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से भी ये बहुत ही अहम हो जाती हैं। आज हम इन्हीं योजनाओं को गहराई से समझेंगे और उन खास तथ्यों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बड़े स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर योजनाओं के फ्रेमवर्क को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इन्हें जमीन पर कैसे लागू किया जा रहा है। इससे हमें पॉलिसी बनने से लेकर उसके असल इम्प्लीमेंटेशन तक की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, किसी भी देश की असली तरक्की का रास्ता उसके गांव से होकर ही गुजरता है। ये योजनाएं सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलती हैं और बस इसीलिए ये किसी भी परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाती हैं। जब हम ग्राम्य विकास कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ सड़कें या बिल्डिंग्स बनाना नहीं होता। इसका असली मकसद है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा माहौल बनाना जहां गांव में रहने वाले हर इंसान को अच्छी शिक्षा, सेहत और रोजगार के बराबर मौके मिले। और यही बड़ा लक्ष्य उन सभी स्कीम्स का आधार है जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार सीधे तौर पर लोगों को, आम आदमी को कैसे मजबूत बनाती है। हमारा पहला सेक्शन इसी पर है। हम उन नेशनल स्कीम्स की बात करेंगे जो सीधे रोजगार, स्किल और कमाई के साधन देती हैं। शुरुआत करते हैं विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल 2025 से। ये बिल बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये मनरेगा जैसे पुराने प्रोग्राम्स की नींव पर बना है, लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें नया क्या है। अच्छा, यहाँ कुछ नंबर हैं जिन्हें याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। क्यों? ताकि ग्रामीण परिवारों को साल में ज़्यादा दिनों तक काम और इनकम की गारंटी मिले। और ये जो 15 दिन के अंदर पेमेंट की शर्त है, इसका मकसद है कि मजदूरों को उनका पैसा टाइम पर मिले, बिना किसी देरी के। यही वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। रोजगार की गारंटी से एक कदम आगे बढ़कर अब बात करते हैं उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत ही जबरदस्त जरिया रहे हैं। अब हम दो ऐसी स्कीम्स पर नजर डालेंगे जो खास तौर पर महिलाओं के लिए ही बनी है। अब इन दोनों योजनाओं में एक बहुत दिलचस्प अंतर है जिसे समझना जरूरी है। इस पे एक तुलना वाला सवाल बन सकता है। देखिए, लखपति दीदी योजना मौजूदा स्किल्स जैसे प्लम्बिंग या LED बल्ब बनाने को बेहतर बनाने पर जोर देती है। वहीं नमो ड्रोन दीदी योजना खेती में टेक्नोलॉजी को ला रही है और ड्रोन पायलट जैसी एक बिल्कुल नई भूमिका बना रही है। ये न सिर्फ महिलाओं को एम्पावर करता है, बल्कि इंडियन एग्रीकल्चर को भी मॉडर्न बनाता है। यानी एक तीर से दो निशाने। PM विश्वकर्मा योजना हमारे पारंपरिक कारीगरों की असली दिक्कतों को समझती है। ये स्कीम सिर्फ लोन देकर खत्म नहीं हो जाती। इसकी शुरुआत होती है एक पहचान देने से, एक सर्टिफिकेट और ID कार्ड से। फिर उनकी स्किल को ट्रेनिंग देकर निखारा जाता है, नए औजारों के लिए मदद दी जाती है और फिर जाके लोन की सुविधा मिलती है। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका ही इनकी सफलता की गारंटी बनता है। किसी को व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाना तो ठीक है, लेकिन इसके लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे की, एक सॉलिड फाउंडेशन की भी जरूरत होती है। तो अब हमारा फोकस इसी पर है। वो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जैसे सड़कें, बिजली और दूसरी सुविधाएं जो सही मायनों में ग्रामीण भारत की रीढ़ की हड्डी हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो हमेशा से ही एक गेम चेंजर रही है। अब इसके चौथे फेज के लिए 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा गया है। लक्ष्य है 25,000 नई बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ना। सोचकर देखिए इसका असर। किसानों के लिए बाजार तक पहुंचना आसान होगा, बच्चों के लिए स्कूल और मरीजों के लिए अस्पताल पहुंचना आसान होगा। ये आंकड़ा आपको जरूर याद रखना चाहिए। ये चार्ट हमें सीधे सीधे सरकार की प्राथमिकताएं दिखाता है। गौर कीजिए, सबसे ज्यादा बजट मिला है PM सूर्य घर योजना को, यानी छतों पर सोलर पैनल लगाने वाली स्कीम को। ये दिखाता है कि सरकार क्लीन एनर्जी और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता पर कितना ज्यादा जोर दे रही है और इसका सीधा फायदा ग्रामीण परिवारों को मिलने वाला है। PM जनमन योजना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल होता है, सैचुरेशन, यानी संतृप्ति। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ लोगों तक मदद पहुंचाने के बजाय लक्ष्य ये है कि जो 75 सबसे पिछड़े जनजातीय समूह हैं, उनके हर घर तक पक्का मकान, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचें। ये एक बहुत ही फोकस्ड और असरदार तरीका है। अच्छा, नेशनल लेवल की स्कीम्स को समझना तो एक बात है, लेकिन ये राज्यों में असल में कैसे काम करती हैं, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए हम भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश पर फोकस करेंगे। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है कि कैसे इन योजनाओं को लागू करने में क्या चुनौतियां आती हैं और क्या नए मौके बनते हैं। ग्रामीण भारत की जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं, उनमें से एक है जमीन से जुड़े विवाद। उत्तर प्रदेश सरकार सीधे इसी समस्या पर काम कर रही है। लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल करके वो न सिर्फ इन विवादों को कम कर रही है, बल्कि किसानों के लिए लोन लेना भी आसान बना रही है। सोचिए, जब एक किसान के पास अपनी जमीन का एक साफ सुथरा डिजिटल रिकॉर्ड होता है, तो कोई भी बैंक उसे आसानी से लोन दे देता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में ये काम कितनी तेजी से हो रहा है। सिर्फ कुछ सालों के अंदर एक साधारण यूनिक आईडी से शुरू करके ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड सिस्टम तक पहुंच गए हैं। ये ग्रामीण शासन में एक बहुत बड़ी छलांग है। 3,300 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी रकम है और ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए खर्च की जा रही है। पर सवाल ये है कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। चलिए देखते हैं कि इससे स्टूडेंट्स और टीचर्स की जिंदगी में क्या फर्क आएगा। यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए, एक बड़ा हिस्सा टीचर्स को टैबलेट देने पर खर्च हो रहा है। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। जब आप टीचर को टेक्नोलॉजी से लैस करते हैं, तो आप सिर्फ पढ़ाने के तरीकों को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि आप बच्चों की हाजिरी और उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी आसान बना देते हैं। इससे पूरा सिस्टम ज्यादा जवाबदेह बनता है। हमने उत्तर प्रदेश में जमीन और शिक्षा की बात कर ली। अब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तीसरे और सबसे अहम स्तंभ यानी कृषि पर फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं कि किसानों की भलाई के लिए कौन सी खास योजनाएं चल रही हैं। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कैसे दो अलग-अलग समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई गई हैं। देखिए, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किसान की फसल को आवारा पशुओं से बचाकर उसके खेत को सुरक्षा देती है। वहीं नंद बाबा दुग्ध मिशन ये पक्का करके कि किसान को दूध का सही दाम मिले, उसे बाजार में सुरक्षा देती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसको ऐसे समझिए, आप सिर्फ अपने कमरे की हवा साफ नहीं कर सकते अगर आपके पड़ोस के घर से धुआं आ रहा हो, क्योंकि हवा तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। यूपी कैम्प बिल्कुल यही सिद्धांत अपनाता है। ये किसी एक शहर को नहीं, बल्कि एक पूरे एयरशेड यानी एक पूरे वायु क्षेत्र को एक यूनिट मानकर काम करता है। ये हवा की गुणवत्ता सुधारने का एक कहीं ज्यादा साइंटिफिक और असरदार तरीका है। ठीक है, तो हमने काफी सारी जानकारी देख ली है। अब चलिए इसे समेटते हैं और उन खास पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसे आप अपनी क्विक रिवीजन गाइड समझ सकते हैं। सच कहूं तो ये स्लाइड आपके लिए सोने की खान है। 125 दिन, 125 करोड़ रुपए, 60% सब्सिडी। ये वो नंबर हैं जो अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ये पक्का कर लीजिए कि ये आंकड़े आपको अच्छे से याद हों। और ये हमें आज के सबसे अहम सवाल पर ले आता है। आप में से बहुत से लोग भविष्य में लोक सेवक बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपको ही इन योजनाओं को जमीन पर उतारने की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो लक्ष्य सिर्फ इन योजनाओं के बारे में जानना नहीं है, बल्कि ये सोचना भी है कि इन्हें और बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।